लास्ट क्लास में हमने आपको ये डेटा प्रिपेयर करना बताया था कि कैसे करना है। आई होप आपने करके देखा होगा, कोई डाउट तो नहीं है आपको? मैम मैंने करके नहीं देखा क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटर है नहीं। ओके, अच्छा। यस मैम। चलिए, तो आज थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। पिछली बार तो हमने डेटा बनाना सीखा था और कुछ बेसिक चीजें हमने वो बताई थी आपको, कॉपी पेस्ट करना और ये सब बताया था। यस मैम। ठीक है, आज हम आगे बात करते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर जो है, फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका वर्ड में जो है फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है, वो काम करता है। मान लीजिए आपने कोई डेटा लिखा, जैसे सपोज आपने ये 2-3 नाम सिलेक्ट किए और आपने कहा कि ये नेम्स जो हैं हमको कुछ अलग फॉन्ट में चाहिए। तो आपने सपोज इस डेटा का फॉन्ट चेंज किया, इसको बोल्ड कर दिया, इसकी सेल का कलर चेंज कर दिया, सपोज सेल के अंदर कलर डाल दिया ये, और फॉन्ट का कलर कर दिया आपने मान लीजिए ये। इस तरह से आपने ये डेटा चेंज किया, फॉर्मेट किया। अब सपोज आपसे कह दिया जाए कि इस सेल पर भी, इतने एरिया पर भी यही फॉर्मेटिंग कीजिए, तो भाई आप क्या करेंगे? आप इसे भी सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट चेंज करेंगे, फिर यहाँ बोल्ड करेंगे, फिर यहाँ कलर चेंज करेंगे, यहाँ कलर चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी अपनी वर्कशीट में किसी हिस्से को फॉर्मेट कर आए हैं और आप चाहते हैं किसी दूसरे हिस्से की फॉर्मेटिंग वैसी ही की जाए, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इस सेल में कहीं भी रहें, किसी एक सेल में भी रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर के इस ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप जितने भी एरिया पर पॉइंटर को रख कर कैसे ड्रैग करेंगे, चाहे एक सेल सिलेक्ट करें या कितनी भी सेल आप सिलेक्ट करें, आप जैसे ही सिलेक्शन करने के बाद माउस का बटन छोड़ेंगे तो ये देखिए उस एरिया पर भी वही ड्रैगिंग, वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो इस यस तरह से मैम। फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज करते हैं। टाइम सेविंग होता है, बार बार फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं लगता है। एक बार फॉर्मेट किया और वही फॉर्मेट अगर कहीं और चाहिए तो बस एक बार सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद जितने हिस्से को फॉर्मेट करना है उतने पे माउस के पॉइंटर को ड्रैग करके छोड़ दीजिए। तो ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आपका इस तरह से हेल्प करता है। बाकी फॉन्ट का नाम यहाँ से चेंज होगा, आपको पता ही है। साइज यहाँ से यस चेंज मैम। होगा, आप साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत बार फॉन्ट के साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सेल में हम इसको अंडू कर रहे हैं। एक्सेल में हम ये नहीं चाहते हैं कि ये चीजें इस तरह से हों, है ना। एक्सेल में हम जो है बहुत सिंपल रखना चाहते हैं चीजों को। बट फिर भी अगर आपसे कह दिया जाए कि हाँ ये हेडिंग वाली रो है, इसका फॉन्ट और साइज चेंज कर दीजिए, तो आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट ले लीजिए, जो भी फॉन्ट आपको देने को दे दिया जाए, और जो भी साइज आपको कहा जाए तो वो साइज आप यहाँ से ले लीजिए। हमने कहा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बस 12 पॉइंट से देते हैं तो साइज बड़ा हो गया। साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यहाँ पर भी बटन्स होते हैं। ये ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इससे फॉन्ट का साइज बढ़ता है और यहाँ से फॉन्ट का साइज कम होता है इंक्रीज होता है। ना। तो चाहे आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करें, चाहे यहाँ से ले लें। फिर बोल्ड आपका वही कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में हटा दे रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है यहाँ बॉर्डर का। देखिए वैसे तो ग्रिड्स हमें दिख रही हैं, ये ग्रिड यस लाइंस कहलाती हैं और ये हमें दिख रही हैं और ये बॉर्डर की तरह से ही काम करती हैं। लेकिन अगर हम इस हिस्से का अपनी शीट का प्रिंट आउट निकाल करके देखें या पहले ही चेक कर लें प्रिंट प्रीव्यू में, तो प्रिंटिंग में ये ग्रिड्स नहीं आती हैं। अभी हम दिखा देते हैं। आप प्रिंट ऑप्शन में आइए और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक करिए, तो देखिए आपकी जो शीट है वो तो पूरी प्रिंट होगी, लेकिन वो ग्रिड ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है। यस मैम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा एक्सेल में पहले से डिसाइडेड होता है, एक्सेल की सेटिंग में पहले से डिसाइडेड होता है। हालांकि अगर आप चाहें तो प्रिंटिंग करा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है कि ग्रिड लाइन प्रिंट हो तो ग्रिड लाइन प्रिंट हो जाएंगी। जैसे आपको हमने पहले बताया था कि रो और कॉलम हेडिंग भी यहाँ तो दिखती है लेकिन प्रिंट नहीं होती। इनको भी देखिए, ABCD यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, ऊपर 1 2 3 यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली एक्सेल में पहले से ये डिसाइडेड है कि जब कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा होगा यहाँ शीट में, तब तो उसे कॉलम की हेडिंग और रो का नंबर भी दिखाई देगा और शीट के में ग्रिड भी दिखेंगी। लेकिन जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो फिर भी लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो प्रिंट आउट में दोनों चीजें चाहिए, ग्रिड भी प्रिंट करनी है और ये रो कॉलम हेडिंग भी प्रिंट करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ पर पेज लेआउट टैब में आना होगा।
पेज लेआउट टैब में जब आप आते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, बट आपको सीधे जाना है एक ग्रुप पे जिसका नाम है शीट ऑप्शंस। शीट ऑप्शंस के इस ग्रुप पर आपको देखिए ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स दोनों से रिलेटेड ऑप्शन दिए। व्यू ऑप्शन दिया है, व्यू चेकबॉक्स है, दोनों पे टिक लगा हुआ है। क्यों टिक लगा हुआ है? क्योंकि व्यू जो है दिख तो यहाँ रहे हैं, तो इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ टिक लगा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ से टिक हटा दिया जाए तो देखिए ग्रिड्स चली गई। ग्रिड्स। ऐसे ही हेडिंग्स में से टिक हटा दिया जाए व्यू से तो ABCD और रो नंबर चले गए। तो कभी भी अगर आप किसी और का कंप्यूटर यूज कर रहे हो या आपसे कह दिया जाए कि भाई यहाँ पर ABCD हमें नहीं दिख रहा है और हम चाहते हैं देखना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्या करिए, बस यहाँ पर पेज लेआउट टैब में आकर के चेक कर लीजिए कि किसी ने गलती से ये व्यू वाले टिक तो नहीं हटा दिए। और इसी के नीचे अगर आप देखिए तो देखिए प्रिंट के ऑप्शन भी मिल रहे हैं दोनों जगह। आप अगर यहाँ टिक कर देंगे तो अब अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए अब रो कॉलम हेडिंग भी प्रिंट हो रही है और ग्रिड्स भी प्रिंट हो रही हैं। हालांकि ग्रिड्स को प्रिंट करने का हमें नुकसान ही होता है। एक्चुअली दोनों चीजों से कोई खास फायदा नहीं होता। अगर फायदा होता तो एक्सेल अपने आप ही इसको पहले से ही प्रिंट कर रहा होता। क्या नुकसान है भाई? हमारी हेडिंग तो मंथ, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, ये सब है। ABCD से हमको क्या लेना देना है? तो ये कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि हेडिंग हम इसे माने या इसे माने। इसी तरीके से रो नंबर यहाँ से शुरू हो गया 1। अब क्या ये सही रो नंबर है हमारे डेटा के हिसाब से? नहीं है भाई। हमें तो 1 कहाँ चाहिए? जहां हमारे एम्प्लॉय का नाम शुरू हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों चीजें हमारे लिए गलत हैं। तो गलत है तो भाई इनको तो हम नहीं बदल सकते कि हम कुछ भी करके इस 1 को खिसका के नीचे ले आए। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम इन्हें प्रिंट ही नहीं कराएंगे। जहां हमें 1 2 3 करना होगा हम सीरीज बना लेंगे, प्रिंट हो जाएगा। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये प्रिंटिंग के ऑप्शन जो है डिसेबल होते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम हेडिंग को लेकर के तो ये है, और ग्रिड्स को लेकर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ग्रिड लाइन प्रिंट हो रही है तो जितने हिस्से में आपने काम किया है वहां तो ग्रिड लाइन प्रिंट होती ही है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें काम नहीं किया तो भी ग्रिड लाइन प्रिंट हो रही होती है। तो बीच में अगर मान लीजिए आपने 2 टेबल प्रिंट करा रहे हैं और बीच में गैप है तो वो गैप में भी ग्रिड्स प्रिंट होंगी, ये देखिए। और उसकी वजह से नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि प्रिंटर की इंक वेस्ट होगी। जहां जरूरत नहीं है ग्रिड की वहां भी प्रिंटिंग हो रही है। तो इस सिचुएशन में दोनों ही ऑप्शन हमारे लिए बहुत काम के नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। तो इसीलिए दोनों के ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको जरूरत है ही, आपको चाहिए ही है, तो उस समय जरूरत पड़ने पर आप प्रिंट ऑप्शन पे टिक करके प्रिंट आउट में चाहे तो आप अपने रो कॉलम हेडिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं और ग्रिड्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये चीज जो होती है हमारी, अब ग्रिड्स तो प्रिंट नहीं होती हैं लेकिन हमें तो चाहिए इनके लिए बॉर्डर। तो अगर हमें इनके लिए बॉर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए अपने पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। पहले जितना भी डेटा हमारा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर देंगे। इस पर सीधे क्लिक नहीं करेंगे, इसके इधर किनारे जो बटन बना हुआ है ये, इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब बॉर्डर कितनी सारी तरह के मिल रहे हैं आपको। केवल नीचे की तरफ बॉर्डर देना है, केवल ऊपर की तरफ देना है, केवल लेफ्ट में देना है, केवल राइट में देना है, बॉर्डर देना ही नहीं है, या सब तरफ बॉर्डर देना है, केवल बाहर की तरफ बॉर्डर देना है, बाहर की तरफ थिक बॉर्डर देना है, और ये नंबर ऑफ स्टाइल्स हैं। इनमें से जो स्टाइल आप सिलेक्ट करेंगे वो क्लिक करते ही वो स्टाइल हमारे डेटा पे देखिए अप्लाई हो गया, बाहर की तरफ बॉर्डर आ गया, है ना। अब अगर आप इसको प्रिंट आउट देखें इसका, तो ये बाहर की तरफ बॉर्डर प्रिंट कर रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भैया हमको तो सब पर चाहिए, जितना भी काम किया है हर सेल का हमको बॉर्डर चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्या कह दीजिए? ऑल बॉर्डर्स। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपकी पूरी शीट पर ये बॉर्डर्स प्रिंट हो गए। और अब आप जो भी एरिया सिलेक्ट करेंगे, है ना, मान लीजिए हमने इतना सिलेक्ट भी कर लिया और प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो देखिए जितने हिस्से में आपने बॉर्डर दिए उतना ही हिस्सा प्रिंट होगा, है ना। बाकी बाहर का एरिया सिलेक्ट किया था लेकिन वहां पर बॉर्डर नहीं दिए तो इसीलिए वो हिस्सा खाली रहेगा। तो इंक जो हमारे प्रिंटर की है उसकी वेस्टेज हमारी बच जाती है। तो ये बॉर्डर का ऑप्शन होता है। अब ये बॉर्डर तो बहुत ही साधारण सिंपल से बॉर्डर है। वैसे तो ज्यादातर केसेस में सिंपल बॉर्डर ही चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्टाइलिश बॉर्डर देना है तो क्या करेंगे? फिर यहाँ कहीं मत आइए, कहीं भी मत आइए, सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है मोर बॉर्डर्स। मोर बॉर्डर का ऑप्शन देने से आपको फायदा ही होगा कि ये सारी चीजें अलग अलग से नहीं करनी पड़ेंगी, एक साथ हो जाएंगी। मोर बॉर्डर पे आइए।
आपको एक विंडो दिखाई देगी यहाँ पे बॉर्डर की। सबसे पहले पूछेगा कैसा बॉर्डर चाहिए, वो बॉर्डर की लाइन सिलेक्ट कीजिए। कौन से कलर का बॉर्डर चाहिए, वो लाइन का कलर सिलेक्ट कर लीजिए। और कैसा चाहिए, आउटलाइन केवल बाहर बाहर या अंदर की तरफ, हमने कहा बाहर बाहर। लेकिन हम अंदर भी देना चाहते थे पर दूसरे कलर का बॉर्डर देना चाहते थे, दूसरी लाइन के स्टाइल का बॉर्डर देना चाहते थे। तो पहले हमने आउटलाइन के लिए बॉर्डर डिसाइड किया। अब अंदर कैसा बॉर्डर देना है वो लाइन सिलेक्ट की। कौन से कलर का बॉर्डर देना है वो कलर सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से कह दिया इनसाइड, बस। और इतना करके आप कह दीजिए ओके। तो जैसे ही आप ओके कहेंगे, ये देखिए बाहर ये ब्राउन कलर का बॉर्डर और अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग आपकी आ गई है। तो इस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। अब हम ये सब अंडू कर रहे हैं। आपको बॉर्डर इतने एरिया पे दे रहे हैं, आपको बॉर्डर देना है लेकिन आप ड्रॉ करके बॉर्डर देना चाहते हैं, तो आपके पास ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करें तो आपका माउस का पॉइंटर पेंसिल जैसा बन गया। अब एक एक सेल को बॉर्डर देते रहिए बैठे हुए आप। ये देखिए जहां पे रख के ड्रैग करेंगे वहीं वहीं बॉर्डर आएगा, इस तरह से। तो बॉर्डर ड्रॉ भी कर सकते हैं आप, किसी एक लाइन में मान लीजिए चाहिए तो ड्रॉ कर सकते हैं, हालांकि नहीं जरूरत पड़ता है। बॉर्डर ग्रिड चाहिए तो बॉर्डर ग्रिड ड्रॉ करिए। ये देखिए टेबल जैसी बन गई। आपने कहा एक लाइन कहाँ तक देते रहेंगे, एक लाइन देने में तो बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करें, यहाँ से आए बॉर्डर ग्रिड ऑप्शन पर, और क्या करेंगे फिर ऐसे ड्रैग करेंगे, जितना एरिया है तो उतने पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, और होगा सिंपल बॉर्डर ही। ये देखिए इस तरह से। और ऑप्शन क्या है, ड्रॉ बॉर्डर के बाद इरेज बॉर्डर। कहीं एक बॉर्डर नहीं चाहिए तो रबर मिल गई, जिस पे रख के क्लिक कर देंगे वहां के बॉर्डर चले जाएंगे, बॉर्डर इरेज हो गया। उसके अलावा आपके पास लाइन कलर का ऑप्शन है। जैसे आपने कहा हम बॉर्डर ड्रॉ तो करना चाहते थे लेकिन एक अलग लाइन से ड्रॉ करना चाहते थे, तो लाइन का कलर ले लीजिए। उसके बाद आपको लाइन का स्टाइल भी यदि चाहिए तो लाइन का स्टाइल ले लीजिए। और बस अब आप यहाँ से जो लाइन, जो भी कलर आप सिलेक्ट करके ग्रिड ड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से आपकी लाइन और ग्रिड ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। तो ये आपके पास बॉर्डर के ऑप्शन है, जो भी आपको लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको अंडू कर रहे हैं। बॉर्डर के बाद में नेक्स्ट है हमारा फिल कलर ऑप्शन। जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उस सेल के अंदर, पूरे एरिया की सेल्स के अंदर अगर आप कोई कलर भरना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भर सकते हैं। कलर भरने के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप नया कलर भी बना सकते हैं। तो जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से ले लोगे। आपने मान लीजिए कहा कि हमने इसको यहाँ पर ये कलर दे दिया, और कंटेंट को जो भी कलर देना है वो कलर दे दीजिए यहाँ से। तो सेल के अंदर कलर भरना और ये हो गया। फिर आती है बात अलाइनमेंट की। एक्सेल की एक शीट में 9 डिफरेंट स्टाइल में अलाइनमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इस रो की थोड़ा हाइट बढ़ा दें, हमने कहा हेडिंग वाली रो है थोड़ा हाइट बढ़ा दीजिए, तो ये हाइट हमने बढ़ाई। कॉलम्स की विड्थ को भी हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया। अब हमने कहा कि ये जो डेटा है हमारा, देखिए ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ लेफ्ट में है। हम चाहते हैं बीचों बीच में आए, या कौन कौन से हम तरीके दे सकते हैं। तो अभी नीचे की तरफ नहीं, अगर ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं तो यहाँ से टॉप पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ आया लेकिन लेफ्ट में है, सेल के लेफ्ट में है। अगर आप इसे सेल के लेफ्ट से बीच में लाना चाहते हैं तो ये देखिए बीच में आ गया, राइट में लाना चाहते हैं तो राइट में आ गया। देखिए मैं इधर अलग से दिखा देते हैं हम आपको, ये थोड़ा मान लीजिए यहाँ पर हमने बस एक वर्ड लिख दिया नाइटेक, तो देखिए नीचे की जगह ऊपर लाना है तो ऊपर बस क्लिक कर देंगे। लेफ्ट में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में ले आइए। सॉरी, लेफ्ट में नहीं चाहिए, सेंटर में चाहिए तो यहाँ नीचे देखिए सेंटर का बटन है,
सेंटर में आ गया। राइट में चाहिए तो राइट का बटन है, लेकिन ऊपर की तरफ ही हो रहा है। अगर आप नीचे की तरफ ये करना चाहते हैं तो नीचे के लिए ये बॉटम अलाइनमेंट है, बॉटम अलाइन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में। लेकिन अगर आप सेल के बीचों बीच करना चाहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटरिंग के साथ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ भी सेंटर ले लीजिए, और सेंटर में लेफ्ट, सेंटर में राइट, और सेंटर में सेंटर। तो इस तरह से 9 डिफरेंट अलाइनमेंट होते हैं, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, फिर सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो अगर आपसे एग्जाम में ही मान लीजिए पूछा जाए कि एक्सेल में या सेल के अंदर कितनी तरीके का अलाइनमेंट होता है, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हो सकता है। साथ ही साथ जो आपने लिखा है उसकी डायरेक्शन यदि आपको बदलनी है तो डायरेक्शन बदलने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसी भी डायरेक्शन चाहिए। ये देखिए, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने मनगढ़ंत इसको देना चाहते हैं एंगल, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए जितनी डिग्री पे चाहे इसको घुमा सकते हैं। तो आपने कहा मान लीजिए हम केवल इतना रखना चाहते थे, तो ये रखेंगे और कह देंगे ओके। तो देखिए जैसा भी आप कहेंगे वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से करके दिखा रहे हैं, आपको ये काम करना है। यहाँ से तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का ऑप्शन यूज करें, यहाँ से आपने कहा हमें इसको यहाँ पे इतना बड़ा रखना है, मतलब इतना घुमा के रखना है बस, तो यहीं पर क्लिक कर दिया और क्लिक करके कह दिया ओके। या आप डिग्री दे सकते थे, भाई 30 नहीं चाहिए हमको, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो हमें 40 डिग्री पे मान लीजिए रखना है, तो 40 डिग्री दे दिया और यहाँ से कह दिया ओके। तो ये 40 डिग्री पर घूम करके आ जाएगा। ये आपका जो है टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का कुछ अंदाजा है क्या होता है रैप टेक्स्ट? नो मैम। अच्छा, नो मैम। एक्सेल में देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपने तो देखा ही है कि कॉलम्स की चौड़ाई कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, भाई लिमिटेड चौड़ाई होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपसे कह दिया जाए नाम लिखिए। अब नाम मान लीजिए छोटा सा था, प्रिया, तो ये देखिए लिख दिया आगे आराम से। लेकिन नामों की कोई एक स्टैंडर्ड तो लिमिट होती नहीं कि नहीं फिक्स है कि कोई भी नाम 5 अक्षरों का होगा या 8 अक्षरों का होगा। नामों की तो अपनी एक कोई लिमिट है नहीं। अब नाम है मान लीजिए बड़ा, जैसे यहाँ पे लिख दिया रघुवेंद्र, ये नाम इतना बड़ा है। तो उस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि जो हम लिखते हैं टेक्स्ट, वो टेक्स्ट हमारे कॉलम की विड्थ के अंदर आ जाता है, कभी कभी कॉलम की विड्थ के बाहर चला जाता है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालें तो अभी प्रिंट आउट निकल आएगा और ऐसे ही दिखेगा आपको ये डेटा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप ऐसे कॉलम के आगे कुछ और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि इसके आगे हम रोल नंबर लिख रहे थे। अब रोल नंबर मान लीजिए आपने कहा 101 और 102। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगले कॉलम में जो डेटा लिखा गया है वो ओवरलैप कर देगा पिछले कॉलम के डेटा को। अब प्रिंट आउट भी आप निकालेंगे तो ये छुपा हुआ आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका क्या है कि कॉलम में कहीं भी रहिए और फॉर्मेट ऑप्शन पे आइए, यही होम टैब में रहता है, और इससे कॉलम की विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करें। जब आप कॉलम विड्थ ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको कॉलम की विड्थ जो कि बाय डिफॉल्ट 8.43 पॉइंट्स होती है ये दिखाई देती है। अब वो ये बता रहा है कि है तो इतनी, अगर आपको बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है बढ़ाने के लिए आप कोई बड़ी वैल्यू देंगे। तो हमने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि 12 दे देते हैं। तो 12 दिया तो ये अभी देखिए अभी नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर थोड़ा यहाँ आए और अब की कह दिया ऐसा करते हैं 18 दे देते हैं। अब 18 दिया तो कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कॉलम की विड्थ यहाँ से चेंज तो कर रहे हैं, कस्टमाइज तो कर रहे हैं, लेकिन गेस कर करके कर रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं मतलब कब ऐसा होगा कि बिल्कुल परफेक्टली उतने में ही एडजस्टमेंट हो जाए। तो आप चाहते हैं कि ये एडजस्टमेंट हो भी जाए और एक ही बार में परफेक्ट एडजस्टमेंट हो, आपको बार बार ये चेंजेस गेस करके ना करने पड़े कि अब कितना कर दें, अब कितना कर दें। तो उसके लिए कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए ये सब तरीके मत अपनाइए। सबसे इजी तरीका है कि जिस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है पॉइंटर को उसकी हेडिंग पर राइट हैंड साइड पर रखें, इधर नहीं, इधर रखिए। और बीच में ये बाउंड्री पे जब आप रखते हैं तो पॉइंटर ऐसा होता है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा होगा।
जब पॉइंटर ऐसा हो तब माउस का लेफ्ट बटन 2 बार जल्दी जल्दी करें, मतलब डबल क्लिक कर दें। ये देखिए, अब एक्यूरेट जितनी चौड़ाई थी, उतनी जरूरत थी, उतना ही कॉलम की विड्थ बढ़ी। और ये डिपेंड करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि प्रिया कम चौड़ा हो जाए और रघुवेंद्र वाला कॉलम ज्यादा चौड़ा हो जाए, क्योंकि दोनों डेटा एक ही लाइन में लिखे, एक ही कॉलम में लिखे हैं, तो जो ज्यादा चौड़ाई वाला डेटा है उसके हिसाब से कॉलम की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये जो है आपका होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे ये कह दिया जाता है कि नहीं, आपको चौड़ाई बढ़ानी ही नहीं, क्योंकि जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं वो इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इतने सारे कॉलम्स की रिपोर्ट है कि अगर हम चौड़ाई बढ़ाएंगे तो आप रिपोर्ट को प्रिंट आउट निकाल ही नहीं पाएंगे, रिपोर्ट कट जाएगी, प्रिंट आउट में पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में पहले ही कह दिया जाता है कि आप कॉलम्स की विड्थ मत बढ़ाएं। और ऐसा, मतलब ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए कह रहे हैं, ऐसा वाकई होता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे 2 4 6 कॉलम का डेटा थोड़ी बनता है, वहां पर 10 कॉलम, 15 कॉलम, 20 कॉलम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसी जगहों पर 30-30 कॉलम की रिपोर्ट बनाई जाती है। अब इतने आप जब रिपोर्ट्स बनाते हैं, इतना सारा चौड़े चौड़े मतलब सारे कॉलम में काम करते हैं, तो आप से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप कॉलम की चौड़ाई बढ़ाएं, क्योंकि कॉलम अगर आप चौड़े चौड़े कर देंगे तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगी कि आप प्रिंट आउट निकालते समय टेबल को कट कर देंगे, टेबल आपकी पूरी पेज पर नहीं आएगी। तो अगर आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी नहीं है और तब भी लेकिन अब नाम तो पूरा का पूरा ही लिखना है भाई, प्रिंट आउट में तो पूरा आए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि बिना इसकी चौड़ाई बढ़ाए कुछ ऐसा करें कि डेटा इसी में एडजस्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस डेटा को श्रिंक कर देंगे। और श्रिंक करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप अलाइनमेंट ग्रुप के इस ग्रुप लॉन्चर बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, क्योंकि श्रिंक का ऑप्शन यहां नहीं मिलता कहीं भी, आपको यहां क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करें, तो क्लिक करने पर देखिए अलाइनमेंट टैब ओपन हो गया। विंडो कौन सी ओपन हुई है, फॉर्मेट सेल्स। अगर गलती से आप यहाँ की जगह यहाँ क्लिक कर देते तो भी कौन सी विंडो ओपन हुई है, फॉर्मेट सेल्स। या फिर यहाँ या यहाँ की जगह अगर यहाँ क्लिक कर देते तो भी फॉर्मेट सेल्स की विंडो ही ओपन होती। फर्क क्या है, अब देखिए फर्क ये है कि अगर आप फॉन्ट ग्रुप की इस बटन पे क्लिक करते तो फॉर्मेट सेल्स खुलता लेकिन फॉन्ट टैब खुलता। अगर आप अलाइनमेंट ग्रुप के इस पर क्लिक करते तो फॉर्मेट सेल्स खुलता लेकिन अलाइनमेंट टैब ओपन होता। अगर आप नंबर वाले ग्रुप पे क्लिक करते तो फॉर्मेट सेल्स का नंबर वाला ग्रुप ओपन होता। तो ये आपकी चॉइस है, बाई चांस आपने गलती से फॉर्मेट सेल्स खोला यहाँ क्लिक करके तो भी कोई बात नहीं है, आपको आना कहाँ है, आना आपको अलाइनमेंट टैब पे है। अपने डेटा को श्रिंक करने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा, अलाइनमेंट टैब पे। तो हम इस सब चक्रों में अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट प्रेस करके हम अपना ये फॉर्मेट सेल्स का विंडो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है टू ओपन फॉर्मेट सेल्स विंडो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट प्रेस करना है और वो शॉर्टकट है Ctrl+1। कीबोर्ड से अगर कंट्रोल के साथ में 1 की आप प्रेस करते हैं तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। याद आपको ये रखना है कि जो 1 है वो कौन सी की होनी चाहिए, जो अल्फाबेट्स के ऊपर नंबर लिखे होते हैं। जो नंबर कीपैड वाला 1 नंबर है उसको आपको नहीं यूज करना है, अल्फाबेट्स के ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं उसमें से 1 वाली की प्रेस करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है और Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप ही अलाइनमेंट टैब खुला, फॉर्मेट सेल्स का ग्रुप खुल गया। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि फॉर्मेट सेल्स को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+1। यहाँ ऑप्शन तो बहुत से दिए लेकिन आपको कहीं ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ कहाँ ध्यान देना है, श्रिंक टू फिट। इस चेकबॉक्स को आप टिक कर देंगे। श्रिंक टू फिट का मतलब है डेटा को इतना श्रिंक कर दो कि वो उसमें फिट हो जाए। और साइज क्या है डेटा का, बाय डिफॉल्ट 11 पॉइंट। आप ओके करिए, देखिए साइज 11 पॉइंट ही है, साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डेटा श्रिंक होके इतना छोटा हो गया कि वो उसी सेल में आ गया। अब ये समस्या हमारी है कि हम उसे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर उसने तो श्रिंक कर दिया।
तो अब डेटा जैसे अब यहाँ रघुवेंद्र नाम इतना लंबा लिखा था तो श्रिंक होके इतना छोटा हो गया। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं मान लीजिए राघव, या हम लिख देते हैं मान लीजिए सिद्धार्थ, तो श्रिंक होकर के पढ़ सकते थे। तो ये तो नाम के ऊपर है कि नाम कितना लंबा है। श्रिंक वो पूरा करेगा, आप चाहे जितना कुछ लिखें श्रिंक पूरा करेगा। पढ़ पाना या ना पढ़ पाना हमारा आउटलुक है। तो छोटे मोटे नामों को तो श्रिंक करना ठीक था, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अगर नाम बड़ा हो जाएगा तो श्रिंकिंग में प्रॉब्लम आएगी, रीडेबिलिटी नहीं बनेगी, और रीडेबिलिटी नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम है। अब ये मान लीजिए प्रिंट आउट निकाल के किसी को आप पकड़ा दें तो वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा कि नीचे क्या लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में श्रिंक टू फिट ऑप्शन हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता। पर आपको भी कह दिया गया कि नहीं जी नाम तो पूरा लिखिए और कॉलम की चौड़ाई जो है बिल्कुल बढ़ानी नहीं है। या मान लीजिए कह दिया कि आप सपोज पूरा नाम लिखिए प्रिया पांडे, पूरा लिखिए प्रिया पांडे, ठीक है। अब आपने लिख दिया यहाँ पे रघुवेंद्र प्रताप सिंह, यही लिखते हैं ना, ठीक है। पहले तो अब हम ये ऑप्शन हटा दें यहाँ से, श्रिंक टू फिट। तो अब ये चाहते हैं कि ये जो नाम है ये अगर कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम नामों को 2 लाइन में लिख दें, ऊपर प्रिया उसी के नीचे पांडे, ऊपर रघुवेंद्र फिर प्रताप और अगली लाइन में सिंह, 3 लाइनों में लिखिए। आपके पास अब आपके पास और कोई ऑप्शन थोड़ी है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए रो की हाइट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आप सोचे रो हाइट बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कितना भी हाइट बढ़ा दीजिए। आपको डेटा को 3 लाइनों में यदि या मतलब 1 से ज्यादा लाइनों में एक ही सेल के अंदर लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो डेटा सिलेक्ट कीजिए और वही यूज कर सकते हैं आप फॉर्मेट सेल ऑप्शन, और अब क्या कहेंगे रैप टेक्स्ट। आप इसे भी टिक कर सकते हैं और रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। तो आप यहीं से क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही देखिए आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया प्रिया पांडे पूरा आ गया, रघुवेंद्र प्रताप सिंह नहीं आया क्योंकि वो नाम लंबा है। तो क्या करेंगे अभी कि इसको थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा देंगे, थोड़ी सी, बस इतनी। ये देखिए ये था, इसकी चौड़ाई थोड़ा कम कर दे रहे हैं, इतना कर दीजिए। और अब रो की हाइट बढ़ाइए, भाई अब पढ़ना तो पड़ेगा आप ही को, वो तो अब पढ़ना तो आप ही को है, तो रो की हाइट तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो अब देखिए अगर आप तो यहाँ पर ये रघुवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे आ गया। पर अब प्रताप सिंह अगली लाइन में आया, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि काम करने के बाद अगर ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं तो कई बार तो जरूरत के हिसाब से चीजें हो जाती हैं पर कई बार नहीं भी होती हैं। जैसे अगर हमने कहा मान लीजिए यहाँ पर हमने 2-3 सेल्स को रैप कर दिया, पहले ही हमें मालूम था कि नाम ऐसे लिखना है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया सिद्धार्थ मैथानी, तो ये देखिए 2 लाइन में आ गया। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया परीक्षित दीपशिखा अवस्थी, तो ऐसे तो ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना। अब जैसे यहाँ पर पता चला कि रघुवेंद्र जो नाम है फर्स्ट नेम, उसकी विड्थ इतनी ज्यादा है कि उसमें उनका पूरा नाम आ गया। तो काम करने के बाद एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है और हम चाहते भी हैं कि काम कम से कम समय में हो। तो अगर आप चाहते हैं कि नाम 2 लाइनों में लिखा जाए या 2 से ज्यादा लाइनों में लिखा जाए तो टाइप करते हुए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने कहा हमें प्रिया लिखना था, फिर पांडे अगली लाइन में लिखना है, तो हम यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में पांडे लिख ले रहे हैं। अब यहाँ हमने कहा हमें रघुवेंद्र लिखना है, तो देखिए यहाँ पे लिखने के बाद अगली लाइन में जाने के लिए वैसे तो हम क्या प्रेस करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। पर एंटर से मुसीबत ये है कि एंटर करेंगे तो हम अगली सेल में आ जाएंगे। तो काम करते हुए अगर आपको रैपिंग करनी है
तो एंटर के बजाय आप एक और शॉर्टकट प्रेस करते हैं, और प्रेस करते ही फिर देखिए प्रताप, और फिर देखिए सेंड, और ये डेटा आपका रैप हो गया। तो रैप टेक्स्ट का हमारा जो शॉर्टकट है वो क्या है, रैप टेक्स्ट। इसका शॉर्टकट है प्रेस ऑल्ट प्लस एंटर व्हाइल टाइपिंग। यानी जब आप टाइप कर रहे हैं तो जहां भी आपको रैपिंग करनी है, माने अगली लाइन में जाना है, तो एंटर के बजाय क्या प्रेस कर देंगे, ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट की पहले दबा देंगे, तो जैसे ही आप ऑल्ट की दबाएंगे वैसे ही आप अगली सेल में, अगली लाइन में पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ कुछ भी लिखा, और जैसे ही ऑल्ट के साथ एंटर दबाया आप उसी सेल की नेक्स्ट लाइन में आ गए, फिर ऑल्ट एंटर किया, फिर नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो एक ही सेल के अंदर आप लिख सकते हैं। अब जैसे और कहाँ जरूरत पड़ सकता है, अब मान लीजिए यही डेटा था हमारा, इसके ऊपर हमने एक लाइन इंसर्ट कर ली, मतलब एक रो इंसर्ट कर ली, और अब हमसे कहा गया यहाँ पर पूरा लिखो कि नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन है ये वो। तो अगर आपसे ऐसे कह दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये तो हमने एक ही सेल में लिख दिया। और अब हमसे कहा इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए, बढ़ा दी हमने। लेकिन अब हमसे ये कहा गया कि इसकी अगली लाइन में इसका स्लोगन लिख दीजिए। तो अब अगली लाइन में अगर स्लोगन लिखना है तो ऑल्ट एंटर करिए, और लीडिंग टूवर्ड्स परफेक्शन। अगली लाइन में मान लीजिए और कुछ भी लिखना है, सपोज हमने लिख दिया ओ लेवल CCC जावा, और जो भी आपको लिखना है वो आपने यहाँ पे लिख दिया पाइथन। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए जहां जहां आपने ऑल्ट एंटर प्रेस किया है वहां वहां आपका जो है ये रैपिंग होते चली जाएगी। तो रैपिंग का जब भी काम करना है, और बहुत बार जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बार आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये ध्यान आपको रखना होगा कि रैपिंग जब भी करनी है लिखते हुए आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज का लास्ट ऑप्शन हम बता रहे हैं अब आपको। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अभी हमने यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, अब हमसे कह दिया जाएगा कि हम जो है यहाँ पर सपोज आपसे कह दिया गया एड्रेस लिखिए इसके नीचे, या चलिए ठीक है यही लिख दिया मान लीजिए हमने। लेकिन अब हमसे ये कहा गया कि ये तो एक सेल के अंदर लिख दिया पूरा का पूरा, ये हेडिंग है, पूरी टेबल पे लेके आइए। तो पूरी टेबल पर अगर आपको लाना है तो क्या करेंगे उसके लिए, एक सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है डेटा को सिलेक्ट किया। अब आपसे कहा गया कि भाई ये इसी में थोड़ी लिखो, पूरी टेबल है, पूरी टेबल पर हेडिंग लगाइए। तो ऐसी सिचुएशन में आपने तो एक सेल में लिखा है, पूरी टेबल पर कैसे हेडिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सेल ये दो पहले यहाँ पर हैं और 3-4 सेल्स ये बाद में है, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए, एक सेल में बदल दिया जाए और डेटा सेंटर में आ जाए। ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी सेल्स को सिलेक्ट कर ले, और सिलेक्ट करने के बाद बस मर्ज एंड सेंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। मर्ज का मतलब होता है मिला दीजिए, और सेंटर का मतलब डेटा को सेंटर में ले आइए। बस इस पर क्लिक करते ही ये देखिए सेल मर्ज भी हो गई, सारी सेल्स मिलकर के एक सिंगल सेल में बदल गई, और डेटा आपका सेंटर में आ गया। और आप इसको और ऊपर सिर्फ सेंटर में लाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ला सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन जो है मल्टीपल सेल्स को मिक्स करके, मर्ज करके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और फिर आप इसे जो है क्या नाम है सेंट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। खास तौर से कोई टेबल अगर आपने बनाई तो उसके ऊपर हेडिंग वगैरह देने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे तो अभी जो है 2-3 मिनट और है। चलिए, नंबर के बारे में हमने आपको बताया था कि जब हम एक्सेल में कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर का फॉर्मेट अपना एक अलग ही फॉर्मेट होता है। जैसे
अगर आप कोई भी किसी की सैलरी लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे सैलरी लिखी 50,000, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने किसी का मोबाइल नंबर लिखा जो कि 10 डिजिट का एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि यहाँ तो ये दिखा रहा है, देखिए कि नंबर को एक अलग ही फॉर्मेट में बदल दे रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सेल में जो नंबर हम लिखते हैं, नंबर को लिखने के बाद वो क्या करता है कि उसका फॉर्मेट बदल देता है। ये नंबर जब इस तरह के फॉर्मेट में आता है जिसमें नंबर ई के साथ दिखने लग जाता है, 1 E + 10 या कुछ भी ऐसा दिखाते हैं, तो ये नंबर का जो फॉर्मेट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइंटिफिक फॉर्मेट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर को लिखने के बाद उसका जो फॉर्मेट बदलता है तो वो क्या कहलाता है? नंबर को लिखने के बाद जो फॉर्मेट बदलता है वो फॉर्मेट साइंटिफिक फॉर्मेट कहलाता है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार नहीं भी आती है, कुछ नंबर लिखा तो नहीं आई, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई नंबर लिखा तो उसका फॉर्मेट बदल गया। तो ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए कि आप बैंक में हैं, आप जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि लोगों की, हाँ नंबर लिखने के बाद कौन सा फॉर्मेट? साइंटिफिक फॉर्मेट, ये देख रहे हैं ना लिखा हुआ है स्क्रीन पर। नंबर का फॉर्मेट यदि बदलता है, अगर नहीं बदल रहा तब तो नंबर ही है वो, है ना, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। लेकिन नंबर को लिख करके जैसे ही आपने एंटर किया और उसका फॉर्मेट बदल गया, वो नंबर वैसा नहीं रहा, बदल के कुछ ऐसा आ गया जिसमें E + 10 E + 13 ऐसे कुछ लिख के आ रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट को क्या कहते हैं? साइंटिफिक फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है। अब आपसे अगर कह दिया जाए भाई आप एक बैंक में काम कर रहे हैं और लोगों के अकाउंट नंबर लिखिए, अब अकाउंट नंबर कितने डिजिट के होते हैं? 16 मैम। तो 16 डिजिट का अगर कोई नंबर आप लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओह अब आ रही है प्रीति वर्मा जब टाइम हो रहा है, तो देखिए ऐसे केस में तो वो नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में बदल ही जाएगा। अब कोई भी नंबर आप लिखें तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई इसका तो फॉर्मेट बदल गया, लेकिन अकाउंट नंबर आपको ऐसे थोड़ी ना देखने हैं। तो कभी अगर आप नंबर लिखें और उसका साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो नंबर के रूप में ही दिखाई दे, तो आप बार बार परेशान मत होइए, पहले सारे नंबर लिख लीजिए। जैसे अकाउंट नंबर मान लीजिए आपको 300 लोगों के लिखने हैं, लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे दिखा रहा है दिखाने दीजिए। उसके बाद में आप क्या करिए, सारे अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ 2 लिखे, ऐसे 200 250 300 या 500 जितने भी है हो सकते थे, सारे के सारे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करिए। और सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के नंबर ग्रुप में आइए, यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा है जनरल, इस जनरल के इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करिए, यहाँ क्लिक नहीं करना है, यहाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जनरल के बाद आपको क्या दिख रहा है? नंबर, इसको बदल दीजिए नंबर फॉर्मेट में। नंबर फॉर्मेट में बदलते ही क्या होगा, आपका नंबर नंबर फॉर्मेट में आ गया। हाँ ये बात अलग है कि डेसिमल 00 और आ गया साथ में, तो वो इसलिए आया क्योंकि नंबर फॉर्मेट है ही ऐसा, एक्सेल ने पहले से तय किया हुआ है कि नंबर जब भी आप लिखोगे तो फॉर्मेट यहाँ से लोगे तो डेसिमल के बाद 2 0 लगा देगा। अब अकाउंट नंबर में तो आपको डेसिमल के बाद 2 0 जाहिर सी बातें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, डेसिमल के बाद के 0 हटाए जा सकते हैं। कहाँ से? यहाँ पर देखिए 2 बटन है, डेसिमल के बाद 0 बढ़ाने के लिए इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल के बाद 0 डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए डिक्रीज डेसिमल। बस कितने 0 हटाने? 2। तो एक बार और 2 बार आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके नंबर आ जाएंगे। तो 16 डिजिट का नंबर लिखना हो, 30 डिजिट का नंबर लिखना हो, लिखिए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि काम करने के बाद उसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। क्लियर? तो ये सारे ऑप्शंस हैं, इसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, अगली बार भी यही चीज हम कंटिन्यू करेंगे। और साथ साथ अब अगली बार थोड़ा सा हम आपको कैल्सी का भी रेफरेंस देंगे, क्योंकि आपको तो कैल्सी का ही मेन, आपका फोकस जो है वो कैल्सी का है। यहाँ तो सिर्फ हम बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं, ये चीजें कैल्सी में कैसे करनी है आपको तुरंत बताएंगे बस। लेकिन आप साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रैप टेक्स्ट क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधे बता देंगे कि ये काम इस तरह से होना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और टाइम से सब लोग आ जाया करिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके।